सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर. Hello everyone, welcome you all in today's The Hindu news analysis. So prior to the details, let's have a sneak peek what is important for us in today's The Hindu. आज के द हिंदू में कुछ बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आए हैं. केरला फार्मर यूजेस अल्ट्रा यूएवी इन हिज प्लांटेशन शेयर्स द आइडिया विद एग्रीकल्चर साइंटिस्ट एंड ऑफिशियल्स. ये होता है ना, देखने में छोटन लगे घाव करे गंभीर, उस टाइप का ही है भाई साहब ये. और इन्होंने मतलब एग्रीकल्चर में ड्रोन्स को इस्तेमाल किया है. एग्रीकल्चर में सैटेलाइट्स का इस्तेमाल तो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा, पर ड्रोन्स भाई साहब, इतना छोटा ड्रोन और एक एकर्स की फील्ड को वो स्प्रिंकल कर सकता है. दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग. तो इसको देखेंगे अच्छे से. और ऐसे ऊट पटांग टॉपिक्स आपके मन में आता हो, ये सर क्यों पढ़ा रहे हो ऐसे ऊट पटांग टॉपिक, थोड़ी ना पूछता है ऊट पटांग है. अरे क्लैट का पेपर देख लो, एक आध टॉपिक्स कभी कभार हम भी ऊपर नीचे करके देखा करेंगे, और जेनरिक टॉपिक्स तो पढ़ते ही है. सेकंड टॉपिक है एडजॉर्नमेंट साइन डाई, मतलब लोकसभा राज्यसभा बंद किया जाता है, स्थगित किया जाता है आने वाले अनिश्चित काल तक के लिए. अनिश्चित काल बेसिकली कोई डेट सेटिस्फाई नहीं कराया गया, कोई डेट नहीं बताया गया है कि हाँ इसी डेट तक होगा. बट हाँ, ये इसीलिए हुआ है क्योंकि विंटर सेशन खत्म हुआ है. तो एक बार प्रोग्रेस रिपोर्ट चेक करेंगे, जैसे आपका क्लैट होता है तो प्रोग्रेस रिपोर्ट चेक होती है, वैसे ही यहां पर चेक होगा. थर्ड इज ओआरओपी, वन रैंक वन पेंशन. ये कैबिनेट ने फाइनली अप्रूव कर दिया है, तो हमारा ये कर्तव्य है, धर्म है कि हम ओआरओपी पढ़ें. और स्पेशली दिल्ली यूनिवर्सिटी DULLB के लिए ऐसे केसेस ओआरओपी के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो प्लीज मिस मत करना. और नेशनल फार्मर्स डे है आज 23 दिसंबर, उसको भी सेलिब्रेट करेंगे विद इट्स थीम एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. चलिए, तो पहला एनालिसिस है आज का, केरला फार्मर यूज UAV. अच्छे से स्प्रिंकल हो रहा है ना, इतनी छोटी सी चीज और पूरा मतलब फील्ड को ये काम कर रहा है सब जगह पे. चलिए, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, एक्चुअली पहले भी हुआ था, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ही कहा था कि जो टेक्नोलॉजी है उसको इंजेक्ट करना बहुत जरूरी है व्हेन इट कम्स टू द एग्रीकल्चर. तो ड्रोन क्या रोल प्ले करता है? द टर्म ड्रोन समटाइम्स रेफर्ड विद अनमैन्ड एरियल व्हीकल. कोई चला तो नहीं रहा है ना, रिमोट से चलाते हो, बचपन में चलाई होगी रिमोट वाली एयरप्लेन, रिमोट वाली हेलीकॉप्टर या रिमोट वाली गाड़ी, जो कार होती है बेसिकली, छोटी छोटी कार्स होती है. जैसे जैसे आप अगर कोलकाता या बिहार से होंगे तो कोलकाता और बिहार या फिर सम पार्ट्स ऑफ द यूपी लाइक पूर्वांचल साइड पे अगर आप देखेंगे तो वहां पर ना दुर्गा पूजा मेला लगता है. तो उस मेला में, या फेयर कह लीजिए आप, तो दुर्गा फेयर में आप जाओगे तो आपको मिलेगा ऐसे बहुत सारे खिलौने मिलते हैं, और बच्चों तो खरीदते ही हैं. तो ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल है और इसे हम कहते हैं दूसरे लैंग्वेज में ड्रोन या गेंजी लैंग्वेज पहले. अच्छा बताना, ये GENZ जो गेंजी वर्ड मैंने यूज किया, ये क्या है एग्जैक्टली? और ये जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल है ड्रोन, वो ड्रोन रूल्स 2021 से गवर्न होता है. तो देखो, किसी भी चीज का अगर कोई टेक्नोलॉजी एडवेंट हो रही है तो उसका मिसयूज भी हो सकता है. तो उस मिसयूज को रोकने के लिए ड्रोन रूल्स 2021 आया, और ये याद रखना, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस क्लैट पूछता है. चलिए नेक्स्ट देखते हैं ड्रोन रूल्स 2021 के कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स जो पूछे जा सकते हैं एग्जाम में. पहला, ग्रीन जोन. ये कुछ ऐसा ग्रीन जोन है जहां पर आपको परमिशन की जरूरत नहीं होती है. There is no prior permission required in this zone. अगर आप ग्रीन जोन में, ग्रीन जोन क्या होता है? एयर स्पेस अप टू अ वर्टिकुलर डिस्टेंस ऑफ 400 फीट दैट इज नॉट डेजिग्नेटेड एज रेड और येलो जोन. वर्टिकल हाइट पे 400 मीटर तक, 400 फीट तक अगर आप ड्रोन उड़ाते हो और वो एरिया जो है येलो या रेड जोन के कैरेक्टरिस्टिक्स में नहीं आता है, तो आपको परमिशन की जरूरत नहीं है. येलो जोन, एयर स्पेस अबव 400 फीट in the green zone and airspace above 200 feet within 8 to 12 kilometers from an airport. तो दो बातें कही गई. यहां पर कहा गया कि परमिशन रिक्वायर्ड. सर थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में बताइए. देखो, ये रहा 400 फीट, ठीक है, लेट सपोज इट्स अ 400 फीट, तो यहां तक तो आप उड़ा सकते थे, परमिशन रिक्वायर्ड नहीं थी. अब इसके ऊपर जाएंगे, अब इसके ऊपर चले गए तो 400 फीट से ऊपर चले गए इन द ग्रीन जोन, तो परमिशन रिक्वायर्ड है. वो पर्टिकुलर जोन जो है वो येलो जोन कहलाएगी. प्लस अगर आप एयरपोर्ट के पास उड़ा रहे हो और 10 से 8 किलोमीटर ऑफ एयरपोर्ट के रेंज में हो आप, तो 200 फीट से ऊपर की आपको परमिशन चाहिए. रेस्ट्रिक्टेड है और ATC की परमिशन चाहिए होती है, ठीक है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो होता है ATC. अब आते हैं रेड जोन. एयर स्पेस वेयर UAVs ओनली अलाउड बाय सेंटर आर परमिटेड. रेड जोन वो है जहां पर सेंटर परमिट कर रहा है आपको तभी, नहीं तो अलाउड ही नहीं है किसी भी तरीके से, ठीक है. तो ये ड्रोन रूल्स में ये याद रखना, ये छोटी छोटी बातें हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछ के आपको गुमराह किया जा सकता है. अच्छा, गवर्नमेंट इनिशिएटिव किससे रिलेटेड है? ये गवर्नमेंट इनिशिएटिव ना ड्रोन इन एग्रीकल्चर से रिलेटेड है. ये याद रखना, ड्रोन इन एग्रीकल्चर, क्योंकि हमारा जो प्राइमा फेसा टॉपिक है वो यही है
ड्रोन इन एग्रीकल्चर। वो तो बीच में ड्रोन रूल्स 2021 हम लोगों ने डाल दिया कि हाँ चलिए भाई, एक कहते हैं जब ड्रोन देख ही रहे तो ड्रोन रूल्स भी देख लेते हैं। तो ड्रोन किसान यात्रा, ये प्रिंसिपल इसका इनिशिएटिव है। एक होता है प्रिंसिपल इनिशिएटिव और एक होता है उसका बेसिक इनिशिएटिव, ठीक है। एक पेरेंट इनिशिएटिव, एक चाइल्ड इनिशिएटिव बोल लीजिए। तो ड्रोन किसान यात्रा को प्रमोट करना था टू केमिकल फ्री फार्मिंग, ठीक है, केमिकल फ्री फार्मिंग। अब ड्रोन से क्या होता है, ड्रोन में जब आप है ना कुछ व्हीकल्स यूज नहीं करोगे, ठीक है, आप ह्यूमन टेंडेंसी उसमें बढ़ जाती है। जैसे अगर ड्रोन नहीं है, पहले के टाइम पे जाते हैं तो पेस्टिसाइड्स अगर छिड़कना है तो आप क्या करोगे, ह्यूमन का यूज करोगे या फिर मशीन्स का यूज करोगे, डीजल वाली। तो पॉल्यूशन तो केमिकल फ्री फार्मिंग से एक इनिशिएटिव है। तो सर किसान ड्रोन इसी के अंदर आता है, ये चाइल्ड इनिशिएटिव है। तो किसान ड्रोन्स क्या है, किसान ड्रोन will have an unmanned tank filled with insecticides and nutrients. The drones are expected to have a capacity of 5 से 10 kg. A drone will spray the same amount of pests on about 1 acre of land in just 15 minutes. भाई साहब 15 मिनट में खेल खत्म। 15 मिनट में 10 से 15 केजी का कैपेसिटी ये लेकर के 1 एकड़ लैंड में पेस्टिसाइड्स और न्यूट्रिएंट्स का छिड़काव कर सकता है। तो ये किसान ड्रोन्स की खासियत है। ये कह लो कि एफिशिएंसी बढ़ा रहा है, आपका पॉल्यूशन रोक रहा है। तो इट इज वेरी नाइस इनिशिएटिव। अच्छा, क्या केवल यही एक आध दो इनिशिएटिव है या इसके आगे भी है? इसके आगे भी है सर। ये इनिशिएटिव है स्वमित्वा स्कीम, ठीक है। स्वमित्वा स्कीम जो है वो बेसिकली स्टैंड करता है फॉर द सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इंप्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। ये है क्या सर? ये तो कुछ समझ में नहीं आया, अटपटा सा था। देखो बेसिकली क्या है कि नेशनल पंचायती राज डे है ना, वो 24 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। तो 24 अप्रैल को ही गवर्नमेंट ने 2021 में एक स्कीम लाई, दैट वाज द स्वमित्वा स्कीम, जिसका एम क्या था, इंटीग्रेटेड प्रॉपर्टी वैलिडेशन सॉल्यूशन फॉर द रूरल इंडिया। तो ओवरऑल ये था कि एग्रीकल्चर सेक्टर में आप टेक्नोलॉजी को इंजेक्ट करके एक नए तरीके का फार्मिंग इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, और ये चीज कही गई नेशनल पंचायती राज डे 24 अप्रैल को। तो इसमें दो आधा इंफॉर्मेशन हो गई कि भाई इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स के एस्पेक्ट से। अब जिस दिन 24 अप्रैल आएगा तो उस दिन एक बार देख लेना भाई थीम क्या है। अच्छा, इसमें एक पॉलिटी का क्वेश्चन आता है, एक पॉलिटी का क्वेश्चन आता है जो हर जगह के लिए इंपॉर्टेंट है एक्सेप्ट एचएम, कि पंचायती राज एंड म्युनिसिपैलिटी ये किस अमेंडमेंट से आया है, अमेंडमेंट का नंबर बता देना, और अमेंडमेंट का नंबर जब बता दो तो ये भी बताना कि किस शेड्यूल में है। 12 शेड्यूल है ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो 2 शेड्यूल में ये मेंशन्ड है, लास्ट के 2 है, बताना। और ये अमेंडमेंट भी बता देना साथ साथ। तो ये पॉलिटी का भी एक पोर्शन कवर हो गया और पंचायती राज डे भी कवर हो गया 24 अप्रैल। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं एडजॉर्नमेंट साइन डाई। एडजॉर्नमेंट साइन डाई का मतलब है कि आने वाले अनिश्चित काल तक ये हटा दिया गया है। तो ये बेसिकली ये जहां से भी लोगो लिया गया है, देखते हैं क्या है। 23 दिसंबर को साइन डाई हो गया फॉर 6 days अहेड ऑफ देयर शेड्यूल ऑफ द विंटर सेशन। देखो अगर कायदे से देखा जाए तो पार्लियामेंट के 3 सेशंस होते हैं, मॉनसून, विंटर और समर सीजन, ठीक है। विंटर ओवर हुआ है तो एडजर्नमेंट साइन डाई हो गया, मतलब हाउस कंक्लूड हो गया, सब अपने अपने घर, ठीक है। तो इसमें हम पॉलिटी एस्पेक्ट देखेंगे थोड़ा बहुत, और ऐसे क्वेश्चंस आप सीए प्लस लीगल दोनों के लिए ही देख सकते हो। तो पढ़ के जाना सीए लीगल दोनों में, और आए हैं क्वेश्चन जितना बताया है क्लैट में और आईलेट में भी। तो सीए लीगल में इसका लीगल का क्या एस्पेक्ट आ सकता है, आपको ये पूछा जा सकता है जो हाउस के मेंबर्स होते हैं, जो हाउस के मेंबर्स होते हैं उन्हें एक इम्यूनिटी मिलती है। तो जब आप इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में तो उसमें से ये एस्पेक्ट भी आता है। तो इसको याद रखना कि ऐसे ऐसे टॉपिक्स पूछे जा सकते हैं। तो देखते हैं सेशंस ऑफ पार्लियामेंट के बारे में देखना पड़ेगा हमें। समनिंग ऑफ पार्लियामेंट इज स्पेसिफाइड अंडर आर्टिकल 85 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू पावर टू कन्वीन अ सेशंस ऑफ पार्लियामेंट रेस्ट विद द गवर्नमेंट, ठीक है। द डिसीजन इज टेकन बाय द कैबिनेट कमिटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स व्हिच इज फॉर्मलाइज्ड बाय द प्रेसिडेंट। तो कैबिनेट कमिटी डिसीजन लेती है, फॉर्मलाइज्ड बाय प्रेसिडेंट। ये ऐसा क्वेश्चन क्लैट पूछ चुका है एक बार, इसी बार पूछा था क्लैट ने कि सुप्रीम कोर्ट में जो अपॉइंटमेंट होती है बेसिकली उसी के बारे में, प्रेसिडेंट का इलेक्शन के बारे में पूछा गया था। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं।
इंडिया डज नॉट हैव अ फिक्स्ड पार्लियामेंट्री कैलेंडर, ऐसा फिक्स्ड कुछ नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं बताता है, लेकिन हम लोगों ने बता दिया कि साल में 3 सेशंस में मिलते हैं, जो मैंने पहले ही आप लोगों को बताया, विंटर, समर और मॉनसून सीजन। तो लॉन्गेस्ट जो होता है बजट सेशन होता है, इसको हम पहला सेशन बोलते हैं, starts toward the end of January and concludes by the end of April या फर्स्ट वीक ऑफ May, जिसे हम कभी कभार समर सीजन भी बोल देते हैं, या बजट सेशन। सेकेंड सेशन इज द थर्ड वीक ऑफ मॉनसून सीजन which begins in July and finishes August, and the third is the winter, जो कि दिसंबर में कंक्लूड हो जाता है, जो अभी कंक्लूड हुआ। नेक्स्ट देखते हैं क्या समनिंग ऑफ पार्लियामेंट, कुछ टर्म्स से रिलेटेड वो देख लेते हैं। समनिंग ऑफ पार्लियामेंट, समनिंग इज द प्रोसेस ऑफ कॉलिंग ऑल मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट टू मीट। द प्रेसिडेंट समन्स each house of the parliament from time to time. The gap of 2 sessions of the parliament cannot exceed 6 months, which means the parliament meets at least 2 times in a year. देखो इसमें 2 बातें की गई हैं। एक तो समनिंग ऑफ पार्लियामेंट के बारे में बताया गया, प्रेसिडेंट के पास पावर होता है कि वो समन कर सकता है, आओ भाई दोनों बैठो साथ में देखते हैं क्यों तुम्हारे पास प्रॉब्लम हो रहा है, कोई अगर बिल है या कोई प्रॉब्लम हो रही है तो समन कर सकता है प्रेसिडेंट। और हाउस एटलीस्ट साल में 2 बार मिलने चाहिए, एटलीस्ट कम से कम, जैसे वो 3 बार अगर नहीं मिल पा रहे तो 2 बार तो मिलना ही मिलना है, यानी 6 महीने। और एक हाउस से, जैसे मान लो कि 1 जनवरी को हाउस मीट हुई, ठीक है, ये सेशन चला अपना 3-4 महीने का, जो भी चलना था चला। अब 6 महीने का गैप नहीं होना, मैक्सिमम 6 महीने का गैप हो सकता है, उससे एक्सीड नहीं होना चाहिए। वही चीज बताई गई है, एटलीस्ट 2 टाइम्स, और एक्सीड कैन नॉट एक्सीड 6 महीने, तो 6 मंथ्स का गैप एक्सीड नहीं करना चाहिए, 6 महीने के अंदर अंदर आप मिल लोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है एडजॉर्नमेंट। क्या होता है, क्योंकि एडजॉर्नमेंट साइन एंड आई अभी पॉइंट में है, तो एडजॉर्नमेंट टर्मिनेट्स द सिटिंग ऑफ द हाउस व्हिच मीट्स अगेन एट टाइम अपॉइंटेड फॉर द नेक्स्ट सिटिंग। द पोस्टपोनमेंट मे बी फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम सच एज आवर्स, डेज और वीक्स। एडजॉर्नमेंट का मतलब होता है जब एडजॉर्न होता है, सेशन एडजॉर्न किया जाता है, तो सेशन एडजर्न करने के टाइम पे आपको डे, टाइम, आवर सब बताया जाएगा। लेकिन एडजर्नमेंट साइन डाई की बात की जाए, साइन डाई मर गया सेशन नेक्स्ट के लिए, अब नेक्स्ट जब स्टार्ट होगा तो हम उसको फिर से देखेंगे। इफ द मीटिंग इज टर्मिनेटेड विदाउट एनी डेफिनेट टाइम, तो एडजर्नमेंट साइन डाई। द पावर ऑफ एडजर्नमेंट एज वेल एज एडजर्नमेंट साइन डाई लाइज विद द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, स्पीकर और चेयरमैन। अच्छा, यहां पर 2 बातें कही गई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना। स्पीकर होता है लोकसभा में और चेयरमैन होता है राज्यसभा में, जो कि वाइस प्रेसिडेंट होता है, जिससे क्लैट ने क्वेश्चन पूछा, ठीक है। एडजर्नमेंट साइन एंड डाई कौन करता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। ये क्वेश्चन आए तो बेटर आंसर इज दिस। लेकिन अगर ऑप्शन में ये भी हो स्पीकर ऑफ द लोकसभा एंड चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, तो बेटर आंसर वो हो जाएगा। तो इस चीज को ध्यान रखना, ये बड़ा कनेक्टिंग टॉपिक है और ये सब चीजें भूल सकते हो, देयर आर वेरी हाई चांसेस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रोरोगेशन क्या होता है। इज द एंड ऑफ अ सेशन एंड नॉट द डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस, इन केस नॉट इट इज डन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रोरोगेशन क्या होता है कि हाउस ना खत्म नहीं होती, सेशन खत्म होता है। जैसे कि जनवरी वाला सेशन हो गया, फिर नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होगा, तो दैट इज द प्रोरोगेशन। प्रोरोगेट कर दिया, फिर या फिर मान लो कि कोई आज खत्म हो गया एक सेशन, कल होगा फिर से, तो प्रोरोगेट कर दिया कल के लिए, तो ये प्रेसिडेंट करते हैं। अच्छा, कोरम क्या होता है, कोरम होता है मिनिमम नंबर ऑफ पीपल रिक्वायर्ड टू होल्ड अ मीटिंग। कि जैसे कभी पार्टी या बर्थडे पार्टी किया होगा, या फिर कभी कॉलेज जाते होगे या फिर स्कूल जाते हो, तो सोचते हो अगर हम 10 लोग आए ना तभी चलेंगे, नहीं तो नहीं चलेंगे। तो मिनिमम नंबर ऑफ पीपल रिक्वायर्ड टू होल्ड अ मीटिंग, दैट इज द कोरम। और इंडिया में कोरम फिक्स्ड है 1/10 ऑफ टोटल। अगर टोटल 300 लोग हैं तो 300 का 1/10 कर दो, तो एटलीस्ट 30 लोग तो प्रेजेंट होने चाहिए ही मीटिंग के लिए, ठीक है। इस चीज को याद रखना। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज फिक्स्ड 1/10 स्ट्रेंथ ऑफ कोरम इन बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा। Thus to conduct a sitting of Lok Sabha there should be at least 55 members। तो यानी 550 लोग होते तो 552 है, इसको 1/10 करो, 55.2 हो जाएगा। 0.2 लोग कहां से लाओगे, तो 55 इज द बेस्ट पॉसिबल। और एटलीस्ट 250 होते हैं इसमें, तो 25 लोग चाहिए हमें राज्यसभा के लिए, अगर आपको मीटिंग होल्ड करना। आई होप कि यहाँ पे क्लैरिटी होगी, और कोई डाउट आए तो पूछ लेना सेक्शन में, आई विल श्योरली आंसर। अच्छा, ज्वाइंट सेशन होता है 108 पे, कि दोनों एक साथ बुला लिया, ज्वाइंट सेशन करा लिया। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है ज्वाइंट सेशन, ठीक है। अगर कोई डेडलॉक क्रिएट होता है,
ज्वाइंट सेशन प्रेसिडेंट बुलाता है। सच अ सेशन इज प्रोसाइडेड ओवर बाय द स्पीकर और उनके एब्सेंस में डेप्यूटी स्पीकर। ठीक है, स्पीकर ही प्रिसाइड करेगा ज्वाइंट सेशन और प्रेसिडेंट बुलाएगा, और स्पीकर अगर एब्सेंट है तो डेप्यूटी स्पीकर। ठीक है, और अगर दोनों ही नहीं हो तो डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। चेयरमैन नहीं, क्योंकि चेयरमैन प्रेसिडेंट भी होता है, ये याद रखना। डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। इफ एनी ऑफ द अबव आर नॉट प्रेजेंट, एनी अदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन बी प्रिसाइडेड बाय द कंसेंसस ऑफ बोथ हाउस। अगर मान लो इन तीनों में से कोई नहीं है, सारे गायब, सब छुट्टी पे, तो क्या किया जाएगा, दोनों हाउस को बुलाया जाएगा कि भाई देख लो कोई है नहीं, प्रिसाइड करने के लिए एक आदमी चाहिए, तो किसको बुलाएं, तो सब बोलेगा अच्छा चलो इनको बुला लेते हैं, ये एक्स पर्सन को बुला लेते हैं, ये प्रिसाइड कर देंगे, ये आदमी भी संत महात्मा टाइप्स हैं, तो फिर उनको बुला लिया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रोडक्टिविटी। अच्छा, इस बार की प्रोडक्टिविटी भी चेक कर लेते हैं भाई। लोकसभा में प्रोडक्टिविटी वाज 97%, 13 sittings took place in which 7 bills were passed while 9 bills were introduced in the house। 9 बिल्स इंट्रोड्यूस हुए थे जिसमें से 7 पास हुए, तो 7/9 का है। ये तो भाई बहुत प्राउड का मूवमेंट है इनके लिए, 7/9। अच्छा, इसमें ना एक मुझे बहुत बुरा लगा कि अपना ये नहीं कर पाए, जैसे पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, उसके 4 बार हो गए, पता नहीं वो कब पास हो पाएगा। राज्यसभा द हाउस एट प्रोडक्टिव 102%, दम आग ही लगा दी। द हाउस पास्ड एंड रिटर्न 9 बिल्स ड्यूरिंग द पीरियड। 31 प्राइवेट मेंबर बिल वर आल्सो इंट्रोड्यूस्ड इन द हाउस। तो ये बस आपके जानकारी के लिए था, मन होगा तो याद कर लेना, नहीं तो छोड़ सकते हो। कैबिनेट अप्रूव्स द पेंडिंग ओआरओपी रिवीजन। देखो ओआरओपी होता क्या है, 1 रैंक 1 पेंशन। 1 रैंक 1 पेंशन होता है कि रिगार्डलेस ऑफ द रिटायरमेंट डेट ऑफ वेरी पर्टिकुलर आर्मी पर्सनल, यूनिफॉर्म पेंशन दिया जाएगा ऑन द सेम रैंक। अगर कोई सेम रैंक और सेम लेंथ का है तो उसको, सेम लेंथ का मतलब होता है सेम लेंथ ऑफ सर्विस। अगर ये दोनों सेम है, व्हाट इज रैंक, एक रैंक सेम है और सर्विस का लेंथ सेम है, मतलब मान लो कि कोई कर्नल से रिटायर हुआ, ये भी कर्नल से रिटायर हुआ, इन्होंने भी 7 साल दिए, इन्होंने भी 7 साल दिए सर्विस में। ठीक है, लेकिन ये 1968 वाले थे, ये अभी वाले हैं, तो दोनों को सेम पेंशन दिया जाएगा रिगार्डलेस ऑफ द रिटायरमेंट डेट। रिटायरमेंट डेट कुछ भी हो, अगर आपकी रैंक और आपका जो पेंशन का मतलब वो होता है जिसे कहते हैं लेंथ ऑफ सर्विस, अगर ये दोनों सेम है तो आपको ओआरओपी के अंदर कंसीडर करना चाहिए। ये बात 2012-13 से चल रही है, चल तो 1972 से रही है, उस पर जाएंगे, लेकिन अभी ये जो प्रोसेस चल रहा था, फाइनली कैबिनेट कमेटी ने कहा कि हाँ ठीक है। इस पर सुप्रीम कोर्ट में 2016 में एक केस भी था, इंडियन एक्स सर्विस मूवमेंट वर्सेस यूनियन ऑफ सर्विसमैन मूवमेंट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो ये याद रखना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस लॉ है। अच्छा, इसमें नोडल इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन होगी, क्योंकि पैसा मिलेगा तो कोई एजेंसी होनी चाहिए। डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। कंसीड, अच्छा ये एग्जांपल है जो मैंने अभी समझाया था आपको, ये वही एग्जांपल है, तो एक बार देखना इसको, काफी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है ये। ओरिजिन कहां से है, इंदिरा गांधी ने 1 रैंक 1 पेंशन खत्म किया था 1973 में, ये याद रखना। व्हाट इज रैंक पे, राजीव गांधी ने 1986 में रैंक पे लेके आए थे, और रैंक पे ये बोलता है 4th सेंट्रल पे कमीशन रिड्यूस द बेसिक पे ऑफ 7th आर्म्ड ऑफिसर्स। उन्होंने मतलब ये जितने भी रैंक के ऑफिसर्स है उनका रैंक पे जो है वो रिड्यूस कर दिया था। अब इशू ऑफ ओआरओपी वाज मेंशन्ड इन द 4th 5th पे कमीशन। देखो जितने भी पे कमीशन आए 3rd 4th 5th सब ने कहा कि ओआरओपी भाई लाओ, लगाओ ओआरओपी, क्योंकि जो ऐसे कुछ आर्मी पर्सनल्स हैं जिनकी पेंशन ही अलग है भाई, पिछले वाले की 2500 रुपए मिल रही है, इनको 25,000 मिल रही है, प्रॉब्लम है, तो सेम पेंशन मिलना चाहिए। तो हाई लेवल कमेटी ऑन एक्स सर्विसमैन बैठी 1984 में, केपी सिंह देव की कमेटी, और इन्होंने कहा कि 1 रैंक 1 पेंशन होनी चाहिए। 5th सेंट्रल पे कमीशन आया, कमीशन ने रिकमेंड ही नहीं किया ओआरओपी के बारे में। आरएम्स कमीशन रिपोर्ट आई, आरएम कमीशन रिपोर्ट ने इशू छोड़ दिया, बोला कि इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी डिसाइड करेगी, हमें नहीं पूछो। इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी ने भी मना कर दिया कि ओआरओपी नहीं होना चाहिए, 1 रैंक 1 पेंशन के लिए उन्होंने मना ही कर दिया। आगे देखते हैं, एक बड़ी इंटरेस्टिंग कमेटी, और ये इंपॉर्टेंट कमेटी, कोशियार कमेटी। कोशियारी कमेटी है, ये चेयरमैनशिप थे भगत सिंह कोशियारी की। कोशियारी कमेटी 10 मेंबर थी, ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री पैनल की थी, और इस कमेटी ने रिपोर्ट 2011 में सबमिट की। इस कमेटी ने कहा था कि ओआरओपी होना चाहिए। नेशनल फार्मर्स डे, तो आई होप कि ओआरओपी क्लियर होगा, इसमें कुछ याद नहीं करना है, बस कोशियारा सिंह कमेटी याद रखो, केपी सिंह की कमेटी याद रखो, पे कमीशंस के क्या रिकमेंडेशन वो याद रखो, केस लॉ याद रखो, और ओआरओपी कब कब उसमें चेंजेस आया तो जो मैंने बताया वो याद रखो, डेट इज मोर देन एनफ। नेशनल फार्मर्स डे, तो नेशनल फार्मर डे, आज नेशनल फार्मर डे है, जिसका थीम है इग्नाइटिंग यंग माइंड्स बाय इनोवेटिव फार्मर्स, जो हम लोगों ने अभी देखा भी थोड़ा देर पहले, ड्रोन्स, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, और 23 दिसंबर को होता है नेशनल फार्मर्स डे।
तो सेलेक्टेड फॉर देयर कॉन्ट्रीब्यूशन, और 13 फार्मर्स को सेलेक्ट भी किया गया है कि उनको आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग के लिए। अच्छा, एंड अब नेशनल फार्मर्स डे के बारे में देखते हैं। हर साल सेलिब्रेट किया जाता है भाई, और 23 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ 5th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया चौधरी चरण सिंह। तो चौधरी चरण सिंह का बर्थडे होता है 23 दिसंबर को, और इनका बर्थ एनिवर्सरी को ही उसी दिन सेलिब्रेट किया जाता है। तो किसान लीडर चौधरी चरण सिंह सर्व्ड एज प्रेसिडेंट फ्रॉम जुलाई 28, तो ये आपका इनका प्रेसिडेंशियल डेट है। 2001 द गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड किसान दिवस इन ऑनर ऑफ चौधरी चरण सिंह। तो 2001 से हम 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह के बर्थडे पे हर साल किसान दिवस मनाते हैं। ये अवेयरनेस वगैरह डिराइव करते हैं कि भाई रोल ऑफ फार्मर्स इन द सोसाइटी, और फार्मर्स का कॉन्सेप्ट, एग्रीकल्चर का कॉन्सेप्ट प्लीज क्लियर रखना। क्लैट बड़ा पसंदीदा टॉपिक है, और क्लैट टेस्ट बता दिया है साइंस एंड टेक से लिंक करके इस चीज को। व्हाट नॉट टू बी मिस्ड में है एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वंस अ फॉरेस्ट नाउ अ सेटलमेंट, कि कैसे कैसे लोग सेटलमेंट डेवलप करा रहे हैं। ये इंग्लिश का बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एलिविएटिंग द सोर्स ऑफ प्राइवेट हेल्थ केयर, क्योंकि कोविड-19 का सर्ज हो रहा है वापस से, तो देयर आर चांसेस कि हेल्थ प्रॉब्लम हो सकता है, तो पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर को कैसे हम अच्छा कर सकते हैं, ये है। थर्ड टॉपिक इज रिगार्डिंग द फाइटिंग कैंसर, इट इज द सर्वाइकल कैंसर, जो हम लोगों ने कल पढ़ा था, तो प्लीज इसको देखना, प्रेफर करना। नाउ द क्वेश्चन इज, इसमें मैंने जानबूझकर वो नहीं दिया है कुछ कि इसमें वैसे ये कवच हटा देना चाहिए था, बट ये क्वेश्चन पढ़ लेना, ये अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। तालिबान एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर कौन है, अभी बता देना भाई, और ये सर्वाइकल कैंसर का ही क्वेश्चन है। विच आर द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ मिलिट्री एड ऑफर टू यूक्रेन, कुछ रिसेंटली ऑफर किया इन्होंने, बताना। इन विच ईयर वाज द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज वाज लॉन्च्ड, कल ही पढ़ा था इनका। तो आज के लिए इतना ही। इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट मेंशन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।